हैं और पिछले 15 साल का एक डेटा है हमारे पास। जी डेटा क्या है कि कौन बच्चे थे, कैसे बच्चे थे, क्या कोचिंग ली या क्या सिलेक्शन हुआ, जी या नहीं कोचिंग ली तो क्या सिलेक्शन हुआ, या कोचिंग लेने के बाद भी फिर ड्रॉप किया तब क्या सिलेक्शन हुआ। कोटा को लेकर के मैं नाम भी नहीं लूँ किसी संस्थान का, तो भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अब बाढ़ आई हुई है बहुत, और एक आप देखते हैं सुसाइड्स के केस भी जो बढ़ रहे हैं। बच्चे या पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं कि सीधा 10th के बाद उनको बच्चे को भेजा जाए या ना भेजा जाए। इसको मैं रिलेट करता हूँ मार्क्स के साथ भी कि आपके अगर 90% आ गए तो इट डजंट मीन कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। जी 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 पहले हम डिग्रीज को इनको ना गोल्डन टिकट मानते थे जी कि आपको जॉब मिल जाएगी। अब ये गोल्डन टिकट वाला काम भी खत्म हो चुका है। अगर ऐसा बच्चा है कि जिसको खाली पढ़ रहा है और वो लाइफ की डिफिकल्टीज या लाइफ की रूटीन को नहीं मैनेज कर पा रहा है, जी उनके लिए फिर बाहर जाना एक स्ट्रेस हो जाता है। ये हमारे समाज में एक बड़ा कड़वा सच है, पता नहीं मेरी बात कैसी लगेगी आपके श्रोताओं को, कि जब हम पैसे लगा देते हैं एज ए पेरेंट, फिर हम बच्चों को सुनाते भी बहुत है कि देखो तुम पे 1.5 लाख लगा दिया, तुम पे 2 लाख लगा दिया। इट्स नॉट अबाउट 10th और 11th और 12th, वो एक लाइफ है। आप स्कूल आते हो, आप स्कूल जाते हो, बच्चों से मिलते हो, आपसे बात होती है, आपसे पूछा जाता है। कोचिंग में इतना कौन ध्यान देता है, कोई भी बात नहीं करता आपसे। आप एक रोल नंबर हो, राइट, ना पीटीएम होती है, कुछ भी नहीं होता। आपको मार्क्स आ गए, अब आपके ड्रीम्स और सेट हो गए, लेकिन मार्क्स के पीछे एफर्ट कितना था या स्किल बिल्डिंग कितनी थी, अभी इसको नहीं समझ पा रहे लोग। अभी आजकल ना हम एक मार्क्स के पीछे एक ट्रेंड बन गया है मार्क्स के पीछे, राइट, और मार्क्स अच्छे आते हैं बच्चों के। जी जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में फेल होना बहुत मुश्किल है, पास तो बड़े आराम से हो जाते हैं। आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप कितनी इंटर्नशिप्स करते हैं, आप कैसे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या सीख रहे हैं आप साथ साथ अपने नॉर्मल कोर्स के साथ, जी जी ये आपकी दिशा तय कर सकती है, मार्क्स नहीं करेंगे। जी प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज पॉडकास्ट की कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान हैं अनिरुद्ध सचदेवा। अनिरुद्ध सचदेवा का परिचय थोड़ा लंबा है, हम संक्षिप्त में भी बताएंगे तो काफ़ी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बताना ज़रूरी है। जो मेहमान आए हैं उनके बारे में जब तक पूरा परिचय दर्शकों को नहीं हो तो बात अधूरी रहती है। मैं बता दूं प्रोफेसर अनिरुद्ध सचदेवा जी के बारे में। अनिरुद्ध सचदेवा जी होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल है रेवाड़ी का, जाना माना स्कूल है। नीमराना में भी है होली चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल, उनके डायरेक्टर हैं दोनों स्कूलों के, और प्रेसिडेंट है HPSC के, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस। ये साउदर्न हरियाणा का अच्छा संगठन है, लगभग 600 स्कूल इसमें हैं। उस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इन दिनों। लंबा जो सफर रहा है उसमें जैपनीज कंपनी है, उसमें सीनियर मार्केटिंग हेड रहे ये 6 साल तक, और 21 वर्ष का इनका अनुभव मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। और बल्कि सही बात तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो इन्होंने जो है तैयार किए हैं। सचदेवा जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, एनजेपी परिवार आपका स्वागत करता है। तो शुरुआत तो ये करते हैं कि आपकी जो उपलब्धियां हैं बहुत बड़ी है, अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं आपको। हमने आपको एक शिक्षाविद के नाते यहाँ पर आमंत्रित किया है, और शिक्षाविद के साथ साथ एक उद्योगपति के रूप में भी आप दोनों ही विधाओं में पारंगत हैं, और दोनों के ही बारे में जानकारी देंगे। अभी 10वीं का 12वीं का रिजल्ट आया है, जो CBSE का भी आ गया है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का भी आ गया है। तो ये हमारा दूसरा सत्र है, और लगातार इसी मंच पर हम आपसे बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे, विशेष रूप से 12वीं के बच्चों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो है रास्ते होते हैं 12वीं के बाद में जो है, और थोड़ा बच्चों के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति रहती है। आप लोग स्कूल में 11वीं के बाद ही बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्या अब बच्चों के लिए सही रास्ता क्या है, बच्चों को कैसे सोचना चाहिए, क्या उनकी थिंकिंग होनी चाहिए, करियर के बारे में आप उनके बारे में बताएं। आप यहाँ मैं इस मंच को ना आपसे इस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा कुछ अलग से जरूर शेयर करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, उस पर फिर आ जाते हैं जी। आजकल ना हम एक मार्क्स के पीछे एक ट्रेंड बन गया है मार्क्स के पीछे, राइट, और मार्क्स अच्छे आते हैं बच्चों के। जी जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में फेल होना बहुत मुश्किल है, जी, पास तो बड़े आराम से हो जाते हैं, क्योंकि मार्क्स का मॉडरेशन भी होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग भी होती है। तो बहुत मुश्किल है फेल होना, पास होना बहुत आसान है। तो ऐसे में और मुश्किल हो जाता है कि आपके जब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे टाइम में अगर 70-80% आ जाते थे तो पूरे शहर में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। हमारा फर्स्ट डिवीजन आया था 63% शायद कुछ, या गुड सेकंड डिवीजन ऐसा कि 8वीं 10वीं में जब आई थी तो ऐसे मिठाइयाँ बट रही थी कि हमने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। और अब तो 90-95 एक लाखों में बच्चे आते हैं, राइट।
तो ऐसे में बड़ा मुश्किल का समय है सर, अगर इसको आप ध्यान से एनालाइज करें कि जब ये बच्चे, आपको मार्क्स आ गए, अब आपके ड्रीम्स और सेट हो गए, लेकिन मार्क्स के पीछे एफर्ट कितना था या स्किल बिल्डिंग कितनी थी, अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं लोग अभी। क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है आपके जॉब सिनेरियो में, आपकी यूनिवर्सिटी टीचिंग में और स्कूल टीचिंग के अंदर। यानी कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में गैप है, यूनिवर्सिटी और जॉब्स के बीच में गैप है। जी जी स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही है, और इन मार्क्स को लेके करेंगे क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जी जी तो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि सही है क्या गलत है। जी तो एक तो ये हर पेरेंट को, हर बच्चे को भी ना बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आज आपके मार्क्स आ गए, आप खुश हो गए हैं, लेकिन ये मार्क्स आपको एक कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडमिशन तो दिला देंगे, लेकिन क्या हमें हैबिट है स्किल बिल्डिंग करने, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कि नहीं है। तो उस हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम फिर ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स को ही देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, नंबर गेम से बचना, नंबर गेम से। तो अब तो सर ये हो गया कि पहले हम डिग्रीज को, इनको ना गोल्डन टिकट मानते थे जी कि आपको जॉब मिल जाएगी। अब ये गोल्डन टिकट वाला काम भी खत्म हो चुका है। तो मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने कहा कि बच्चों जी, को जी। क्या करना चाहिए। एक समय बहुत अच्छा है अभी। जी आप हमारे टाइम में अगर मार्क्स कम आते थे तो समय अलग था कि बहुत कम चैनल्स थे, बहुत कम रास्ते थे। जी जी अब रास्ते बहुत है, आपकी डेटा साइंसेज है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एक अनएजुकेटेड आदमी को भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। जी तो जी वो रेस खत्म हो गई है कि आपको इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना है या मेडिकल में जाना है या लॉ में जाना है। जी जी बहुत आपके मीडिया से भी देख लीजिए तो अब नई टर्म आ रही है कि मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप। जी तो अलग अलग कोर्सेज आ गए हैं। पहले हम मास कम्युनिकेशन की बात करते थे, जी जी बहुत सारे कोर्सेज आए हैं और अब सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, बट यस स्किल बेस्ड है। आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप कितनी इंटर्नशिप्स करते हैं, आप कैसे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या सीख रहे हैं आप साथ साथ अपने नॉर्मल कोर्स के साथ, जी जी ये आपकी दिशा तय कर सकती है। मार्क्स नहीं करेंगे। जी 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 मार्क्स को मैं इस तरीके से अच्छा बोलता हूँ या मानता हूँ कि आप अपना एक एफर्ट आपने टेस्ट कर लिया जी कि मेरे अगर 90 है तो मैंने जितना एफर्ट डाला था जी आ गया। बट गोइंग फॉरवर्ड आपको उस एफर्ट के साथ कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। समय काफ़ी अच्छा है क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट इतनी जॉब्स नहीं सिक्योर करके दे सकती है आपको, चाहे जी जी और जी इतने हाँ बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में जहाँ पे हम 145 करोड़ के आसपास है, गवर्नमेंट को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर स्किल्स हैं, क्योंकि हर बिजनेस को, हर एंटरप्रेन्योर को एक स्किलफुल आदमी चाहिए वो चाहिए, चाहिए जो ढूंढता बिल्कुल फिरता है। चाहिए, जो हम ढूंढते रहते हैं। हाँ आज हमारे पास भी कितने रिज्यूम्स आते हैं, कितने बायोडाटा आते हैं, इवन इंजीनियर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी क्वालिफिकेशंस, बट अगर कोई अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता तो आप कैसे उसको अपॉर्चुनिटी। खुद को प्रेजेंट करना जरूरी है। सचदेवा साहब, एक आप देखते हैं अखबारों में आती रहती है खबरें, न्यूज चैनल्स पर कोटा को लेकर के, मैं नाम भी नहीं लूँ किसी संस्थान का, तो भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अब बाढ़ आई हुई है बहुत, और एक आप देखते हैं सुसाइड्स के केस भी जो बढ़ रहे हैं, कोई 11वीं से बच्चे को लगा देते हैं, कोई 12वीं से लगा देते हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ना और सुसाइड का जो दर है उसमें वृद्धि होना, दोनों को कोरिलेट करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दौड़ नई आई है पिछले कुछ वर्षों से, इसका कितना लाभ, नफा, नुकसान, वो सारा आप बताएंगे जो है। इसको मैं बहुत ही पारदर्शिता रूप से आपके सामने रखता हूँ सर। जी जी क्योंकि अगर ये सवाल आप मेरे से 10 साल पहले पूछते जी जी या 5 साल पहले पूछते तो हो सकता है उसका रिप्लाई कुछ और होता। तो अब मैं अपने ही सामने जो एग्जांपल्स देखे हैं, और पिछले 15 साल का एक डेटा है हमारे पास। जी डेटा क्या है कि कौन बच्चे थे, कैसे बच्चे थे, क्या कोचिंग ली या क्या सिलेक्शन हुआ, जी या नहीं कोचिंग ली तो क्या सिलेक्शन हुआ, या कोचिंग लेने के बाद भी फिर ड्रॉप किया तब क्या सिलेक्शन हुआ। जी जी तो उस 15 साल का अगर मैं एक निष्कर्ष निकालता हूँ, जो कि बहुत एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से, जी वो ये निकालता हूँ कि अभी भी रैट रेस है सर काफ़ी ज़्यादा। बच्चे या पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं कि सीधा 10th के बाद उनको बच्चे को भेजा जाए या ना भेजा जाए। इसको मैं रिलेट करता हूँ मार्क्स के साथ भी कि आपके अगर 90% आ गए तो इट डजंट मीन कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। जी 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 अगर क्या बच्चा आपके घर में काम कर रहा है आपके साथ, क्या बच्चा ऐसा है कि जिसको पढ़ने के लिए बोला जाता है या नहीं बोला जाता, जी ये सब एक पेरेंट को सब पता होता है क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है और उनके सामने है। तो अगर उस टाइप का बच्चा है जो अपने आप को सस्टेन कर सकता है तो कोचिंग में ट्राई करना चाहिए। बट एक अगर ऐसा बच्चा है कि जिसको खाली पढ़ रहा है और वो लाइफ की डिफिकल्टीज या लाइफ की रूटीन को नहीं मैनेज कर पा रहा है, जी जी उनके लिए फिर बाहर जाना एक स्ट्रेस हो जाता है।
फिर उनको खाना भी सूट नहीं करता, फिर उनको आप सीबीएसई की पढ़ाई या जो भी बोर्ड की पढ़ाई के साथ कोचिंग को कोप अप नहीं कर पाते। फिर क्या होता है कि हमारे समाज में एक बड़ा कड़वा सच है, पता नहीं मेरी बात कैसी लगेगी आपके श्रोताओं को, कि जब हम पैसे लगा देते हैं एज ए पेरेंट, फिर हम बच्चों को सुनाते भी बहुत है कि देखो तुम पे 1.5 लाख लगा दिया, तुम पे 2 लाख लगा दिया। तो बच्चा उस प्रेशर को लेता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की भी रजामंदी होती है कि मुझे कोचिंग में डाल दो, कि घर से निकलना चाहता है या चलो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, या कॉन्फिडेंस होता है उसको। बट उसके बाद वो बच्चा बोल नहीं पाता है घर पे, और जब नहीं बोल पाता और जब उस स्ट्रेस, जब वो लेवल पढ़ाई का काफी हो जाता है, फिर वो कुछ कारण सुसाइड की तरफ ले जाते हैं। इससे बचना चाहिए। हाँ, और ये तो सर अब सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया का जमाना है, जो हमारे सामने डेटा सुसाइड का आ जाता है, होती तो पहले भी थी लेकिन पता नहीं लगता था। हाँ, अब थोड़ा सा जो है वो सामने आ जाता। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं और आपको बताना चाहूं कि होना कैसे चाहिए, जो कि मेरी अपनी पर्सनल राय और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है जी, कि आप अपने बच्चे को देखिए पहले जी, कि अगर बच्चा ऐसा है कि जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जो पार्टिसिपेट करता है, जो स्कूल के एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, जिसको एक दिनचर्या चाहिए वैसी वाली, और इसका रिजल्ट इस प्रकार से आ रहा है। एक वो बच्चा है कि जिसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, जिसको कोई दिनचर्या से मतलब नहीं, क्योंकि स्कूल की इज नॉट अबाउट 10th और 11th और 12th, वो एक लाइफ है। आप स्कूल आते हो, आप स्कूल जाते हो, बच्चों से मिलते हो, आपसे बात होती है, आपसे पूछा जाता है। कोचिंग में इतना कौन ध्यान देता है, कोई भी बात नहीं करता आपसे। आप एक रोल नंबर हो, राइट, ना पीटीएम होती है, कुछ भी नहीं होता। तो कोचिंग बुरी नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि अगर कोचिंग दिलानी है तो बच्चे को 11th 12th प्रॉपर करने दो स्कूल के अंदर, उसको एनसीईआरटी अच्छे से उसको आ जाए, फिर उसको डेफिनेटली कोचिंग की हेल्प होती है और कोचिंग लेनी चाहिए, तो एक अच्छा रैंक निकाल के बच्चा लेके आता है। लेकिन हम उसको ये चाहें कि हम सब कुछ अभी इन 2 सालों में कर लें, वो पॉसिबल है। और कुल मिला के आपका जो सार है, हम जो समझ रहे हैं बच्चों के लिए, तो सीधा सीधा ये है कि अभिभावकों को, टीचर्स को बच्चे को समझना चाहिए, बच्चे की अभिरुचि को। जी, हाँ जी, उससे संवाद हो, उससे बातचीत हो, और बच्चे की जो मन की है उसको समझना चाहिए, उस पर दबाव नहीं बनना। कई बार मैं जैसे बच्चों से काफी पूछता हूँ कि कितने घरों के अंदर चर्चा होती है, तो बच्चे चुप होते हैं कि चाचा ने कह दिया, या अंकल ने कह दिया, या पड़ोसी ने कह दिया, या मासी ने कह दिया, किसी और बच्चे को देख के उसका एग्जाम्पल सेट करके कंपेयर करके, तो वो तरीका नहीं है, तब दिक्कत आती है। जी। एक अभी बड़ा सवाल अभिभावकों के सामने रहता है, किस उम्र में बच्चों को स्कूल भेजें। हर एक अभिभावक के सामने यही रहता है। कभी 6 साल की गाइडलाइन आती है, कभी 5 साल की गाइडलाइन आती है। किस उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे दर्शकों की मदद करेगा। जो बच्चे मेरे भी हैं सर, तो हमने भी देखा है, तो एक 3 साल का बच्चा मेंटली रेडी हो जाता है, अगर उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है, चाहे वो 2-3 घंटे के लिए जाए, उसको स्कूल वगैरह हाँ जाना चाहिए। तो आप देखिए, स्कूल जाना क्या होता है, स्कूल जाना मतलब आप घर से बाहर जा रहे हैं, जी, आप एक अननोन लोगों से मिल रहे हैं, आप एक स्टेप आउट होके किसी व्हीकल में भी जा रहे हैं या किसी अपने व्हीकल में जा रहे हैं, उससे उतरना आ जाता है, उससे आपको वॉशरूम यूज करना आ जाता है। तो ऐसी ये चीजें कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप एक लाइफ स्किल सीख रहे हैं, और धीरे धीरे फिर पढ़ाई के अंदर हेल्प करती हैं सब चीजें। तो पुस्तक बाद की बात है, पुस्तक बाद की बात है, बल्कि 3, 4, 5, 6 साल तक तो पुस्तकें देखनी भी नहीं चाहिए, उसको जो। ठीक है, अभी हमने एजुकेशन पे बात की, लेकिन क्योंकि आपका जो पूरा प्रोफाइल है उसमें उद्योग बहुत जरूरी है, तो बहुत लोगों को मदद मिल जाएगी। युवा उद्यमी बनना चाहता है, तो उनके लिए एक मैसेज हम चाहेंगे, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जो नए, जो अभी जो 12वीं का बच्चा है, वो भी जो कोई उद्यमी भी बनना चाहेगा, उनको किस तरह का मार्गदर्शन मिले, उद्यम स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए किस तरह का वो मेंटली प्रिपेयर बच्चे को किया जाए, क्या उसकी ट्रेनिंग हो, किस तरह की ट्रेनिंग हो, ताकि, क्योंकि रोजगार आप ही बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सरकार सबको नहीं दे सकती। हमारे देश की बड़ी आबादी को देखते हुए तो शुरू से ही चल रहा है कि स्वावलंबी बनो, ऐसे बनो कि दूसरों को रोजगार दे सके। तो दूसरों को रोजगार कोई कैसे दे सकता है, उस दिशा में क्या करना चाहिए, आपका वो मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो बहुत स्ट्रांगली इसको प्रमोट करता हूँ सर, एंटरप्रेन्योरशिप को जी, क्योंकि इसमें 2 चीज तरीके हैं। देखिए, आपने एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जी, कोविड का दौर देखा आपने, कोविड में लोग जो फ्लेक्सिबल थे वही सर्वाइव कर पाए, जो रिजिड थे, जिनको एक ही स्किल आती थी, जिनको एक ही काम आता था, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसे पता नहीं कितने कोविड और आएंगे अभी, जिस हिसाब से हम इस केमिकल वॉर के अंदर है। हाँ, तो उसमें हमें बहुत सबसे पहली अप्रोच है कि फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कि आज हम ये कर रहे हैं तो कल हम किसी स्थिति के लिए भी दूसरा काम करने लायक हो।
उसके लिए आपकी जो बेसिक स्किल्स है, जैसे आपकी बेसिक स्किल में मैं क्या मानता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप ये जितने स्टार्टअप्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो। जी जी। अगर 10,000 स्टार्टअप खुलते हैं तो उसमें से 1,000 चलते हैं, 9,000 बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉपी हो रहे हैं, सिर्फ कॉपी प्रोजेक्ट बना लिया और उसको कर लिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो पहली सीढ़ी है वो एक हार्ड वर्क की है, दूसरी है कि आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आप काम करेंगे, और तीसरा है कि इनफाइनाइट सक्सेस के बारे में सोचेंगे, फाइनाइट के बारे में नहीं सोचेंगे। जी 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 जी। फाइनाइट क्या होता है? एक एंड होता है कि आप यहाँ तक सोचा, फिर आप सोच ही नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट होता है कि मुझे काम करते रहना है, मुझे इवॉल्व होते रहना है, मुझे सीखते रहना है, फिर आपको मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक उम्र सीमा पाता, नहीं, सीखते रहो, यस। और बाकी यस ये है कि मेहनत का तो कोई तोड़ है नहीं। हमारे फादर भी हमेशा कहते थे कि देयर इज नो शॉर्टकट टू द लाइफ। एक एग्जाम्पल देते थे बचपन से, जो याद रहता है कि अगर इमेजिन करो कि अगर सूरज आपका शॉर्टकट लेने लग जाए तो क्या लाइफ होगी। तो हर चीज़ को अपने समय अनुसार होना ही होना, मेहनत करते रहो और शॉर्ट गेन्स की मत इच्छा करो, तो बिजनेस में एक अच्छी सक्सेस मिलती है सर।